जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। दोस्तों, मोदी जी का कार्यकाल शुरू हो चुका है। उन्होंने पहले शपथ ली और अगले दिन से यानी सोमवार से अपना कार्यभार संभाल लिया है। और जो उनके मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने भी कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों, पहले दिन ही मोदी जी ने एक फाइल साइन करी जिसमें किसानों के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ दोस्तों, फार्मर्स को, किसान को। यानी मोदी जी जैसा कहते हैं कि गरीब, किसान, जो दलित वर्ग है, हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं, हम उनको कुछ अनुदान देते हैं। तो पहले दिन से ही इन्होंने कार्यवाही स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। किसानों के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे फार्मर को दिए हैं, किसान को दिए हैं। पीएम मोदी फर्स्ट डे एट वर्क। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम उनका भला कर रहे हैं, जो गरीब है, जो दलित है, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों, जवानों के लिए भी कुछ करें। जवानों की भी बहुत सारी मांगे हैं, उनको भी कुछ दे। भले ही 20,000 करोड़ यहाँ पे किसानों को दिया है, जवानों को भी कुछ पैसा दें। पैसा क्या, जो उनकी मांगे हैं, जैसे कि 18 महीने का डीआर कैरियर हो गया, और भी जो मांगे हैं, ओआरओपी की विसंगतियां हो गई, ईसीएचएस में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सीएसडी में जो प्रॉब्लम चल रही है, कम से कम विसंगतियां तो ठीक करें। अगर पैसा नहीं देना चाह रहे, लेकिन उनकी मांगे तो सुने। दोस्तों, पहले दिन ही लगभग 20,000 करोड़, यानी इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बजट है मोदी सरकार के पास पहले से। बाद में पूर्ण बजट आता रहेगा, लेकिन पैसा अवेलेबल है जो पहले दिन से ही किसानों पर लगाया है। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इन्होंने 20,000 करोड़ लगाए हैं। और दोस्तों, 18 महीने का डीआर कैरियर कितना है? लगभग 34,000 करोड़। तो ये भी दिया जा सकता है। आपका क्या मानना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, बीजेपी अपने पास रखेगी ये अहम मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये दोस्तों बीजेपी सरकार अपने पास रखेगी ताकि वो अपने ढंग से चीजों को चला पाए। अब दोस्तों, इसमें जो सहयोगी दल है उन पे शायद इनका विश्वास ना हो, लेकिन बीजेपी सरकार है तो वो मेन मंत्रालय जो है वो अपने पास रखेगी और सारा कार्यभार वो खुद ही देखेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, कुछ और जानकारियां जो मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 25 लाख ग्रेजुएटी वाले पेंशन केस आने लगे हैं रिकॉर्ड और डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत सरकार की तरफ से डीओपीपीडब्ल्यू या फिर डीओपीटी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि जो ग्रेजुएटी लिमिट है वो 20 से 25 लाख कर दी गई है। अब दोस्तों, ये जो ऑर्डर है ये हर एक डिपार्टमेंट पे अप्लाई होने लगा है। अब दोस्तों, ऐसे कुछ केस आने लगे हैं डिपार्टमेंट के पास या फिर रिकॉर्ड के पास, जिसमें पेंशनर्स को 25 लाख मैक्सिमम ग्रेजुएटी देनी है। यानी जिनकी 20 लाख से ऊपर बन रही है वो अमाउंट देनी है ग्रेजुएटी के रूप में, चाहे वो डेथ ग्रेजुएटी हो या फिर वो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी हो। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट के पास वो केस आ रहे हैं और पेंशनर्स को 20 लाख से ऊपर की ग्रेजुएटी वो दे रहे हैं। पेंशनर्स को मिलेंगे 20 लाख से ऊपर जिनकी ग्रेजुएटी 20 लाख से ऊपर बन रही है। जैसे किसी की 21 लाख बन रही है, 22 लाख बन रही है, 24 लाख बन रही है, तो वो भी उनको मिलेगी। 25 लाख मैक्सिमम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे केस हमारे डिपार्टमेंट के पास भी आ रहे हैं जिनकी ग्रेजुएटी 20 लाख से ऊपर बन रही है। तो हम भी पेंशनर को 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख यानी मैक्सिमम 25 लाख तक दे रहे हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर का आया कमेंट, प्री 2006 के ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन कभी नहीं मिलेगी। दोनों रैंकों में बहुत फर्क है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया है और ये शायद ऑनरी नायब सूबेदार है या फिर कोई दूसरे रैंक के, जिनका कहना है ऐसा मत पढ़ाओ। दोस्तों, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था ऑनरी नायब सूबेदार के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार हैं वो अपना एक संगठन बनाए और सुप्रीम कोर्ट में केस रखें रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए। तो दोस्तों, उसी वीडियो में मुझे ये कमेंट आया था, ये बोलते हैं कि ऐसा मत पढ़ाओ, ऑनरी नायब सूबेदार को कभी भी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। ऑनरी और रेगुलर में बहुत बड़ा फर्क है। यानी ये कह रहे हैं ऑनरी नायब सूबेदार एक अलग रैंक है और रेगुलर नायब सूबेदार एक अलग रैंक है। तो इसलिए जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आप पेंशनर्स हैं, आप ही के बीच में कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं,
वो हमेशा चाहते ही नहीं है कि आपको कुछ मिल जाए, तभी वो ऐसे कमेंट करते हैं। क्यों भैया, ऑनरी नैब सूबेदार को जब एरियर दे दिया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, जो 2006 से पहले आए हैं, तो रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन क्यों नहीं देनी चाहिए उन्हें? क्यों नहीं देनी चाहिए? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये कहते हैं कि दोनों का रैंक अलग अलग है। भैया, जो हवलदार थे जिन्हें ऑनरी ग्रांट हुई है, तो दोस्तों उनका रैंक सेपरेट है, ऑनरी नैब सूबेदार, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है। और इसी पे हम केस कर रहे हैं, इसी के पीछे हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसे पेंशनर आपके बीच में आ जाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लगातार आपके सपोर्ट में लगे रहेंगे और जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार हैं 2006 से पहले के, हम उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवा के छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए हमें कुछ संगठन बनाने पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़े। और जो ऐसे कमेंट आते हैं आप अवॉइड कर सकते हैं, ये नेगेटिव कमेंट है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी है मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, एक एडवाइजरी आई है, एक एडवाइजरी है मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन। डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं उनके बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। कहां पर? मेडिकल कॉलेज में या फिर डेंटल कॉलेज में। और दोस्तों, इसमें एक क्राइटेरिया है, इसमें एक रूल है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। पूर्व सैनिकों के बच्चों का NEET क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीट क्वालिफाई होना चाहिए बच्चों का, तभी वो मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी एक नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरिएट, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट आई है। आप इसे पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। चौथी जानकारी है लेटेस्ट ECHS की पॉलिसी के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट ECHS की पॉलिसी आई है। ECHS से जुड़े मरीजों को CDL यानी कॉमन ड्रग लिस्ट के अनुसार दवाई मिलनी है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको दवाई मिलती है वो किसी रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत मिलती है, यानी जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं वो किसी लिस्ट में शामिल है। अगर वो दवाई किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, तब आप उसका NA सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और बाहर से आप दवाइयां परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी में एक लिस्ट है जिसे हम बोलते हैं CDL, कॉमन ड्रग लिस्ट। अगर इसके अनुसार आपको दवाई लेनी है तो दवाइयों का नाम इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। फिर आपको NA सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है बनवाना। जी हाँ दोस्तों, जो दवाइयां अवेलेबल नहीं है और दोस्तों उसका नाम CDL लिस्ट में है, तो फिर आपको उसका NA सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। कृपया करके डॉक्टर से या फिर पॉलीक्लिनिक से वही दवाई लीजिए जो कॉमन ड्रग लिस्ट में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप पॉलीक्लिनिक से ले दवाइयां या फिर आप किसी डॉक्टर से ले, हॉस्पिटल से, तो दोस्तों जो दवाइयां हैं वो CDL यानी कॉमन ड्रग लिस्ट में शामिल होनी चाहिए, वही दवाई आप लीजिए। अगर कोई आप दूसरी दवाइयां परचेस करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से या फिर पॉलीक्लिनिक से कंसल्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये ECHS की एडवाइजरी थी, CDL की, ये ECHS की एडवाइजरी थी जो मैंने आपको समझाई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का लेटर जारी, DA 50% होते ही सारे बढ़े हुए भत्तों का भुगतान किया जाए। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है, मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं। ये लेटर है, ये लेटर जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, 5 जून 2024 को। यानी दोस्तों, इस लेटर के अंतर्गत आपके जो बढ़े हुए भत्ते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे वो HRA हो, यानी कुछ भी हो, वो आपको 50% DA पहुंचने पर ही दिया जाएगा। इन्होंने यहां पे क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ और लेटर जारी हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के और DOPT के द्वारा। दोस्तों, ये तमाम लेटर थे, जैसे टफ लोकेशन अलाउंस था, कन्वीनियंस अलाउंस था, स्पेशल अलाउंस था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था, हाउस रेंट अलाउंस था। यानी जो लेटर पहले जारी हुए थे, ये लेटर आप देख रहे हैं, इन लेटरों के आधार पे आपको भुगतान किया जाएगा DA 50% के हिसाब से। जो भी HRA के रेट्स रिवाइज हुए सिटीज के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। ऐसी जो कन्वीनियंस अलाउंस है, टफ लोकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, सब कुछ आपको 50% DA पे ही मिलेंगे।
तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट पे नहीं कर रहा था, अब वो भी डिपार्टमेंट अब पे करेगा। जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट था, वो एचआरए का पैसा पे नहीं कर रहा था, वो इस वजह से क्योंकि डीएस 50% क्रॉस नहीं हुआ था। अब दोस्तों आंकड़े भी आ गए हैं 3 महीने के, अब तो डीआर 50% क्रॉस हो गई, यानी 53%, 54% जो भी होगा, उसके आधार पे अब ये कंफर्म है कि आपका डीडीआर आगे ही बढ़ेगा। तो उसके बेस पर आपके जो बढ़े हुए भत्ते हैं वो आपको पे कर दिए जाएंगे, जिन डिपार्टमेंट ने पे नहीं करे हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।